तो आज अपना मेन टॉपिक क्या रहेगा, पहले स्टार्ट करेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। प्रिपरेशन ऑफ ईथर के बाद में नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम नॉर्मली क्या पढ़ते हैं भाई, पहला रहता है फॉर एग्जांपल जैसे फिजिकल स्टेट, है ना, फिजिकल स्टेट, उसकी स्मेल के बारे में भी बता सकते हैं, उसकी ऑर्डर कैसी है, लाइक दैट, है ना। दूसरा बॉइलिंग पॉइंट देख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, और यू कैन से अगर वो सॉलिड है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। तीसरा उसको डिसोल्व करके देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्वेंट में, यानी कि सोलिबिलिटी देख सकते हैं। ओके, सोलिबिलिटी। फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करके हम ये पता कर सकते हैं कि वो कंपाउंड जब हम कहीं जगह पे यूज करेंगे तो हमें मतलब एक थोड़ा सा वो हो जाएगा, हमारे लिए एडवांटेज हो जाएगी कि हाँ भाई इस कंपाउंड का ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो वो हमारे इस एक्सपेरिमेंट में या उस एपरेटस में वो सेट हो पाएगा कि नहीं। ओके, फोर्थ वन इज व्हाट, डाइपोल मोमेंट को आप कंसीडर कर सकते हो। ऐसी प्रॉपर्टीज जो बिना केमिकल रिएक्शन किए हम पता कर सकते हैं। ओके, दोज आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। डाइपोल मोमेंट हो गया, और क्या हो सकता है भाई, सोलिबिलिटी, डाइपोल मोमेंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट, और बताइए डेंसिटी हो गया जैसे, है ना, डेंसिटी। आप मुझे ये बताना बेटा, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी ये फिजिकल प्रॉपर्टी है या केमिकल प्रॉपर्टी? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो होते हैं जो एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आइदर लेफ्ट की तरफ रोटेट कर दें या फिर राइट की तरफ रोटेट कर दें, है ना। लेफ्ट की तरफ जो रोटेट करता है उनको हम लिवो रोटेटरी बोलते हैं, और जो राइट की तरफ रोटेट करेगा उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। तो इसमें कोई केमिकल रिएक्शन करवा के नहीं देखते हैं, हम एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट, है ना, एक ऐसी लाइट जिसके अंदर वाइब्रेशंस केवल एक ही प्लेन में है, जब उस लाइट को मैं पास करूंगा किस में से, एक ऐसे कंटेनर में से जिसके अंदर वो हमारा कंपाउंड रखा हुआ है, तो आफ्टर पासिंग थ्रू दिस कंपाउंड अगर वो राइट में मुड़ गई, ये जो प्लेन है, तो वो डेक्स्ट्रो होगा, और अगर वो लेफ्ट में रोटेट हो जाती है तो वो लिवो रोटेटरी कंपाउंड होगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड एक्टिविटी है। ओके, डार्क रूम में एक्सपेरिमेंट होंगे इसके, क्योंकि उस लाइट को ऑब्जर्व करना ना, वो डार्क रूम एक्सपेरिमेंट है, और शायद कॉलेज लेवल पे ये एक्सपेरिमेंट आपको देखने को मिलेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी वाले। ओके, डार्क रूम होगा, उसमें ये एक्सपेरिमेंट होंगे। सो लेट अस कंसीडर नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टीज में। नंबर 1 हम क्या ले लेते हैं, फिजिकल स्टेट। देखो भाई, जितने आपके छोटे वाले हैं ना, जहां पे आपको मिथाइल नजर आ गया, मिथाइल किसी भी ईथर में, आइदर ऑन बोथ साइड और ऑन द वन साइड, तो वो क्या होंगे, ये दोनों के दोनों आपके हो जाएंगे गैसीय स्टेट में। ठीक है, गैसीय स्टेट में हो जाएंगे, और बाकी क्या होते चले जाएंगे, लिक्विड। ओके, बाकी क्या हो जाएंगे, लिक्विड। तो इसमें क्या पॉइंट याद रखोगे, अगर ईथर में कहीं मिथाइल अगर आ गया तो वो गैसीय स्टेट, बाकी सारे के सारे आपके होंगे लिक्विड। अगर और लंबी चेन हुई तो भाई वो वैक्सी सॉलिड भी हो सकते हैं। अच्छा जी, अब एक चीज यहाँ पे सोचने लायक है, जो छोटे ईथर होते हैं ना बेटा, स्मेल की अगर मैं बात करूं, ऑर्डर की मैं अगर बात करूं, तो स्मॉल ईथर्स में, स्मॉल ईथर्स लाइक CH3OCH3, इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, मिथॉक्सी मिथेन, और कॉमन नेम क्या है, डाई मिथाइल ईथर, है ना, डाई मिथाइल ईथर। इसका कॉमन नेम क्या है,
इथाइल मिथाइल ईथर या मिथाइल इथाइल ईथर, कुछ भी बोल सकते हो आप, है ना। इसका आईपीसी नेम क्या होगा, 1 मिथॉक्सी इथेन ईथर। ओके, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है बेटा कि ये वाला जो कंपाउंड है ना CH3OCH3, दिस इज ऑर्डरलेस, दिस इज ऑर्डरलेस। और यही प्रॉपर्टी, इसकी दो प्रॉपर्टी हो गई कि एक तो ये गैसियस स्टेट में है और दूसरा इसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं है। तो इस चीज को यूज करते हुए इसका एक इंपॉर्टेंट यूज हो जाता है, इट इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट। ओके, रेफ्रिजरेटर में जो नॉर्मली पहले अमोनिया यूज होती थी उसकी जगह पे फिर यूज होने लग गई ईथर, है ना। ईथर का लेकिन क्या है ना, जो कूलिंग इफेक्ट है ना थोड़ा सा कम आएगा। ओके, कम प्रेशर को थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा, बस एक ये छोटी सी डिमेरिट है। लेकिन इसके अंदर कोई स्मेल नहीं है। इसको रिप्लेस किया ईथर से ने, ईथर को रिप्लेस किया CFC ने। ओके, और CFC को किसने रिप्लेस किया, इसके जो मॉडिफाइड CFCs हैं उसने। ओके, हो गया। अब हम आगे बढ़ लेते हैं, फिजिकल स्टेट इज ओवर नाउ। नेक्स्ट वन इज बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। स्मॉल ethers like CH3OCH3 can form hydrogen bond with H2O molecules। H2 मोलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट मत लिखो, यहाँ पे लिखो बेटा सोलिबिलिटी, सोलिबिलिटी को करेंगे हम पहले, सोलिबिलिटी, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट को बाद में, पहले सोलिबिलिटी। स्मॉल ethers can form hydrogen bonds with H2O molecule, so these are highly soluble, these are highly soluble, but as the size increases the extent of hydrogen bonding decreases। ओके, क्या लिखोगे इसमें अगला पॉइंट, as the size of carbon chain increases, then extent of hydrogen bonding decreases and hence, भाई हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ने लग गया तो उसका क्या होगा, सोलिबिलिटी कम हो जाएगा ईथर में, एंड हेंस सॉरी वाटर में, एंड हेंस सोलिबिलिटी डिक्रीजेस। ओके, तो जो हमारे जो बिगर ईथर मॉलिक्यूल होंगे वो पानी में डिजोल्व नहीं करेंगे। अब उनके अंदर हाइड्रोकार्बन पार्ट काफी बड़ा हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन पार्ट अगर बड़ा हो गया तो वो कौन से सॉल्वेंट में घुलना पसंद करेंगे, बताइए किस में जाएंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के दो एग्जांपल बताओ मुझे आप, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक, चलो वो तो नॉन पोलर है, ऑर्गेनिक का, प्योर ऑर्गेनिक का बताइए। बेंजीन, बेंजीन इज ए वेरी गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। एल्कोहल जितने भी हैं सारे के सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं। फिर उसके बाद में टोल्विन हो गया, ठीक है, बेंजीन के ऊपर एक CH3 ग्रुप, ऑल दीज आर ऑर्गेनिक। तो जैसे जैसे ईथर का साइज बढ़ेगा वो अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व करना पसंद करेंगे। ओके, बिकॉज लाइक डिजोल्व लाइक। नेक्स्ट वाला ले लेते हैं हम, नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा बेटा डाइपोल मोमेंट को, क्योंकि वो उसमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। डाइपोल मोमेंट,
डाइपोल मोमेंट। देखो भाई, डाइपोल मोमेंट उन मॉलिक्यूल में पाई जाती है जहां पे क्या हो, चार्जेस क्रिएट हो। ओके, डाइपोल्स आर फॉर्म, फॉर एग्जांपल आर ओ आर। ओके, ये बेंट मॉलिक्यूल है लाइक H2। यहाँ पे ये ऑक्सीजन है और इस साइड में कार्बन है, तो ये जो बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड है। ओके, स्लाइटली पोलर बॉन्ड है। यहाँ पे इसकी वजह से डेल्टा नेगेटिव चार्ज आया और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ओके, सिमिलरली यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव इसकी वजह से और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, लाइक दैट चार्जेस क्रिएट हो गए। अब मुझे ये बताइए कि जो डाइपोल मोमेंट है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर? डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे दो डाइपोल मोमेंट हैं और डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। एक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में गई, दूसरी डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, एंड दिस बॉन्ड एंगल इज 110 डिग्रीज। ओके, वेक्टर क्वांटिटी। सो वेक्टर एडिशन इज टू बी टेकन। सो वेक्टर एडिशन इज टू बी टेकन, इज टू बी टेकन। वेक्टर एडिशन लेना पड़ेगा। तो मुझे बताइए, क्या ये दोनों वेक्टर कैंसिल आउट हो सकते हैं? नहीं होंगे, क्योंकि उनके बीच में एंगल कितना है, दे आर हैविंग एन एंगल ऑफ, अगर मैं ये वाला एंगल लेता हूं और ये वाला कोई भी एंगल ले, अपोजिट एंगल है, तो 110 डिग्री है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। 180 डिग्री पे अगर हो तो कर जाएंगे। तो यहाँ पे एक बेहतरीन क्वेश्चन क्या बनता है भाई, यहाँ पे ये बनेगा, जैसे मान लीजिए एक बार मैं आपको ये दे देता हूं CH3O CH3। जैसे जैसे ये बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, देखो भाई इधर, जैसे जैसे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा उनके अंदर 180 डिग्री एंगल आने की कोशिश करेगा, तो एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार तो एक मॉलिक्यूल ये है और एक बार एक मॉलिक्यूल ये है C2H5 और C2H5। तो मुझे बताइए, पहले तो ये बताइए कि इन दोनों में बॉन्ड एंगल किस में ज्यादा बड़ा होगा। अगर बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो वे डाइपोल मोमेंट कैंसिल करना शुरू करेंगे, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी बेटा। अगर यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आपकी μ1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, μ2। ओके, डाइमिथाइल ईथर की डाइपोल मोमेंट इट इज वेरी नियर टू 1.18 एंड इट इज वेरी नियर टू 1.13। ओके, और ये किसमें मेजर करते हैं हम, दिबे, DEBYE। ओके, तो ये देखो इसकी डाइपोल मोमेंट क्या हो गई है, कम हो गई है। तो यहाँ पे अगर 110 डिग्री का एंगल है, 110 डिग्री, तो डेफिनेटली ये एंगल अब बढ़ चुका। क्यों भाई, क्योंकि अब ये ग्रुप यहाँ पे ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ओपन अप होंगे, है ना। ये ग्रुप और ये ग्रुप ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, या यूं समझ सकते हो इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो भी होगा इनको रिपेल करेगा, क्योंकि यहाँ पे काफी जगह है, ओपन अप होने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है इट इज ग्रेटर देन 110 डिग्री से डिग्री 110 डिग्री। ओके, तो इसकी μ1 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसके यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी। इट इज क्लियर। अगर कंपैरेटिवली पूछेगा, 3 मॉलिक्यूल दे दें, जैसे जैसे ये साइज बढ़ेगा, ये वाला देखो ऑक्सीजन CH3 C2H5 सबसे ज्यादा इसके, फिर इसकी और सबसे कम इसके। कंपैरेटिव स्टडी आपसे पूछेगा, इसको नोट डाउन कर लो डाइपोल मोमेंट में। तो डाइपोल मोमेंट है तो डेफिनेटली ये बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा बेटा, है ना। क्योंकि डाइपोल मोमेंट अगर बढ़ गई है तो जो हमारी डाइपोल डाइपोल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल एसोसिएट होना शुरू हो जाएंगे। अब हम डिस्कस कर सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट को, बॉइलिंग पॉइंट को। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नंबर 1 बिटवीन द कंपैरिजन देखेंगे बिटवीन ईथर मॉलिक्यूल्स, बिटवीन ईथर कंपेयर करेंगे, और दूसरा कंपेयर करेंगे हम बिटवीन ईथर एंड अल्कोहल। ठीक है, ईथर और अल्कोहल के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे भाई, ठीक है। चलिए बिटवीन ईथर्स की बात करते हैं। तो बिटवीन ईथर मैंने बताया, आप लिख सकते हो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जितनी ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ता चला जाएगा। दूसरा,
बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर साइज, मोलिकुलर साइज। और तीसरा जो फैक्टर रहेगा दैट इज बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास। और फोर्थ फैक्टर रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन क्या आप मुझे बताओगे ये फोर्थ फैक्टर जो है क्या ये ईथर में है? ये लो भाई, ये मैंने आपको बताया CH3O CH3, CH3O CH3, ऐसे दो मॉलिक्यूल मैंने ले लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये भी है डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव एंड दिस इज डेल्टा पॉजिटिव। तो क्या इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? बताइए। बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन मैंने क्या बताई थी? हाइड्रोजन एटम का प्रेजेंट होना, दूसरा उस हाइड्रोजन की बॉन्डिंग किसके साथ हो? NOF। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से नहीं, वो तो कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। केवल और केवल एक चीज हो सकती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल, ये डाइपोल है इस डाइपोल के साथ, लाइक दैट यू कैन से, ओके। लेकिन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बहुत ही कम मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मानी जाती है, ओके। तो भाई मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि ये वाला फैक्टर तो काम नहीं करेगा। दूसरा, जब मैं इसका कंपैरिजन करूंगा अल्कोहल के साथ, अल्कोहल के मॉलिक्यूल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो डेफिनेटली इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वो हम नेक्स्ट में चलेंगे। दूसरा ये भाई डाइपोल मोमेंट, स्मॉलर ईथर की डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, सॉरी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ये वाले फैक्टर भी देखने हैं, है ना। ये वाले फैक्टर मोलिकुलर साइज, मोलिकुलर मास, ये फैक्टर भी काम करते हैं। तो ओवरऑल मिला के क्या निकलेगा यहाँ पे? यहाँ पे मैं कंपैरेटिव स्टडी करूंगा बेटा। यहाँ पे मैं आपको एक डाटा देता हूँ, ठीक है, उससे आपको पता चलेगा। CH3O CH3 एक, CH3O C2H5, फिर उसके बाद में C2H5O C2H5, और बड़े भी ले सकते हैं, केवल इन्हीं तीन का देख लो भाई। इनमें जो बॉइलिंग पॉइंट दिया है दैट इज 250, 283 एंड 307। 250, 250, 283 एंड दैट इज 307। तो बताओ भाई, ये तो बढ़ाना चाहती है बॉइलिंग पॉइंट को, है ना। सॉरी, ये अगर ये कम होगी, बढ़ती जा रही है तो डाइपोल मोमेंट कम होती जा रही है ना। डाइपोल मोमेंट कम होगी तो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जा रहा है, तो इसमें भी मोलिकुलर मास बढ़ता है। तो दो फैक्टर तो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा रहे हैं एज वी मूव फ्रॉम लोअर ईथर टू हायर ईथर, और एक फैक्टर उसको कम कर रहा है। तो नेट क्या आएगा? इसका इफेक्ट आएगा भाई, नेट इसका इफेक्ट आएगा, ठीक है ना। दैट इज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ईथर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, है ना, इसका 250 केल्विन है, इसका 283 केल्विन, और एंड दिस इज 307 केल्विन, राइट। बिटवीन द ईथर कंपैरिजन है। अब भाई एक चीज यहाँ पे सोच सकते हैं, मान लो एक तो ये दे दें C2H5, C2H5 O CH2 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 CH3, और एक मॉलिक्यूल आपको ये दे दें, कौन सा? C2H5 O 1 2 3 4 1 2 3 4 CH3 CH3 CH3। ये तो हो गया लॉन्ग चेन, मोलिकुलर साइज इज वेरी हाई। इसका साइज हो गया नियर टू स्फेरिकल, सरफेस एरिया इज लेस, तो डेफिनेटली इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लेस होगा।
ठीक है, इस टाइप का आपसे कंपैरिजन पूछा जा सकता है। सो इट विल बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। ओके, हो गया। नेक्स्ट कंपैरिजन हम किसके साथ पढ़ेंगे बेटा? नेक्स्ट इज विद नंबर 2 पे अगर हम कंपेयर करें, कंपैरिजन बिटवीन एल्कोहल्स एंड ईथर्स। तो भाई जिनका मोलिकुलर मास सेम होगा उसी को तो कंपेयर करेंगे। एल्कोहल और ईथर किस टाइप के आइसोमर है भाई? क्या आप मुझे बताओगे टाइप ऑफ आइसोमर? क्या वो चेन आइसोमर हैं, क्या वो पोजीशन आइसोमर हैं, या वो फंक्शनल आइसोमर हैं, या मेटामर्स हैं? व्हाट आर द टाइप? क्या वो टोटोमर हैं? बताइए। या वो हाँ फंक्शनल हैं? यस। देखो CH3OCH3 ये तो हो गया ईथर, यानी कि इसका फॉर्मूला हो गया C2H6O। अगर मान लो मैं ये ले लूं CH3CH2OH, फॉर्मूला इज C2H6O। ओके, तो मैं इसका और इसका कंपैरिजन करूंगा बेटा, तो डेफिनेटली इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो किसका ज्यादा होगा? एल्कोहल का ज्यादा होगा, है ना। तो एक क्वेश्चन इसमें यह आता है कि एल्कोहल हैविंग द मोलिकुलर साइज एंड मोलिकुलर मास ऑलमोस्ट सेम, तो किसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा? डेफिनेटली एल्कोहल का होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के होते ही ये वाला काम होना शुरू हो जाता भाई, उसको हम बोलते हैं मोलिक्यूलर एसोसिएशन। सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आना शुरू कर देते हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल तीसरा, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जुड़े हुए हैं, मॉलिक्यूल एसोसिएट होना शुरू हो जाएंगे, राइट। सो मॉलिक्यूल अगर एसोसिएट हो गए तो उनको अब भाई लिक्विड स्टेट से जब हम वेपर स्टेट में ले जाना चाहेंगे तो हमें वो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और उसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा हीटअप करना पड़ेगा, लाइक दैट यू कैन से। अगली जो स्टडी है वो होगी बेटा नंबर 3, आप बोल सकते हो ईथर एंड एल्केन में, एल्केन्स हैविंग ऑलमोस्ट सेम मोलिकुलर साइज। जैसे देखिए सबसे छोटा ईथर मैं ये बनाता हूँ CH3OCH3। ओके, इसमें एक कार्बन, एक ऑक्सीजन और एक कार्बन, 3। अब एक काम करो, कार्बन कार्बन और कार्बन, यही है ना जो इसका कंपैरेटिवली मोलिकुलर साइज इसका सेम होगा और मोलिकुलर मास भी सेम होगा लगभग। ये देखिए CH3 सेम, H और H, मोलिकुलर मास 12 + 1 13 14 और ये 16 है, ज्यादा दूर नहीं है, साइज में भी कार्बन ऑक्सीजन। तो अब बताइए क्या करें, किसका ज्यादा होगा? क्या एल्केन में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं? क्या एल्केन में डाइपोल डाइपोल बन सकते हैं? कहीं पर भी डाइपोल बन सकता है, इसके अंदर यहाँ पे डाइपोल बन सकता है भाई। एक कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.3 से 2.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज वेरी स्मॉल। ओके, इसमें एक रूल होता है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.9 है ना बिटवीन द टू एटम्स, तो वो बॉन्ड 50% आयोनिक होता है। परसेंटेज निकालते हैं यहाँ से कि भाई कौन सा ज्यादा, भाई उसके अंदर परसेंटेज किसकी ज्यादा होगी, 50% कोवेलेंट होता है। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की है 3.5, ठीक है, हाइड्रोजन की है 2.1, दोनों का डिफरेंस कितना आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में? दैट इज 1.4। तो ये बॉन्ड मोर देन 50% से ज्यादा आयनिक है। आप ये समझो कि 70-80% आयनिक है, राइट। अब ये वाला देखो, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन की अगर मैं 2.5 मान लूं, ये 2.1 कितना है 0.4, तो भाई इसके अंदर आयनिक परसेंटेज क्या है, इस बॉन्ड के अंदर कम होगी,
तो डाइपोल इसमें ना के बराबर बनेगा, चार्जेस क्रिएट नहीं होंगे। हाइड्रोकार्बन्स आर नॉर्मली नॉन पोलर इन नेचर। जब डाइपोल नहीं बनेंगे तो मॉलिक्यूल एसोसिएट भी नहीं होंगे। लेकिन जो छोटे ईथर होते हैं, मैंने आपको क्या बताया, स्मॉल ईथर्स, स्मॉल ईथर, ये सबसे छोटा ईथर है, इसके अंदर तो डाइपोल मोमेंट कूट कूट के भरी हुई है, हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट है इसके अंदर, राइट। तो डेफिनेटली इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा नॉर्मल एल्केन से इस ईथर का बॉइलिंग पॉइंट। इस ईथर का कितना लिखवाया था मैंने, 250, और भाई 250 लिखवाया था ना मैंने पिछले वाले एग्जांपल में, इसका 250 लिखवाया था, 250 केल्विन, इसका होता है 231। ये देखो अच्छा खासा डिफरेंस है भाई, 250 और 231। अगर इतना ज्यादा डिफरेंस है तो इन दोनों को हम किससे सेपरेट कर सकते हैं, नॉर्मल डिस्टिलेशन से, है ना, काफी ज्यादा डिफरेंस है, 19 केल्विन का आ गया। अच्छा जी, अब एक काम करो, इससे नेक्स्ट वाला ईथर ले लो भाई, इससे नेक्स्ट वाला ईथर दैट इज CH3O CH2CH3। इसका मैंने कितना लिखवाया था, 250 के बाद में 283 केल्विन। लो भाई, इसके कंपेरेबल साइज वाला CH3 CH2 CH2 CH3, यानी कि ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन, ब्यूटेन का क्या होना चाहिए बताइए, इससे तो ज्यादा होगा या कम होगा, हाँ इससे तो कम होगा, 283 से तो डेफिनेटली कम होगा, इट इज 273। लेकिन एक चीज ध्यान देना, वहां पे डिफरेंस था 19 केल्विन का, यहाँ पे कितना डिफरेंस आ गया, ओनली 10। अभी ये डिफरेंस कम होता जाएगा, अगले मॉलिक्यूल में देखते हैं, अगले मॉलिक्यूल में देखते हैं। और एक बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, बहुत ही मतलब बढ़िया वाला क्वेश्चन। अगला कंपैरिजन मैं आपको देता हूं, दोनों तरफ C2H5 लगाओ, दोनों तरफ लगाओगे। अगला मॉलिक्यूल हमारा ईथर का कौन सा होता है, ये वाला CH3 CH2O CH2 CH3, ये नेक्स्ट ईथर है। इसके कंपेरेबल जो हमारा एल्केन होगा दैट इज CH3 CH2 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 CH3, इट इज पेंटेन, इट इज पेंटेन। इसका कितना लिखवाया था बेटा उस टाइम, 307, ओके। अब जो है ना, अब यहाँ पे देखो, इसके और इसके बॉइलिंग पॉइंट में ये कौन सा, थर्ड नंबर का है, ठीक है ना, थर्ड नंबर का ईथर है मॉलिक्यूलर साइज में। अब इसका थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ठीक है, अब लिटिल में थोड़ा सा ज्यादा हो गया, और जैसे ही मैं नेक्स्ट में जाऊंगा तो और ज्यादा डिफरेंस, ज्यादा इसका अब की बार, अब एल्केन का ज्यादा होने लग गया जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा क्यों होगा, ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट वाला लिखो, नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, एक इसको बढ़ा दो बेटा, किसी भी एक साइड में CH3 CH2 CH2 O CH2 CH3, और यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, हेक्सेन, CH3 CH2 CH2, इसके नाम का एक CH2 रखिए यहाँ पे, और CH2 CH3। इनके बॉइलिंग पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। ईथर का होगा 337, इसका 337, और इसका 342, ज्यादा है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2 केल्विन का। अब ये डिफरेंस बढ़ने लग गया और एल्केन का ज्यादा है, यानी कि 5 केल्विन का डिफरेंस। आई मीन टू से दैट छोटे ईथर में तो ईथर का ज्यादा, ओके, और बड़े ईथर जब आ जाएं तो एल्केन का ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा क्यों, कि भाई अगर मैं केवल डाइपोल मोमेंट वाला फैक्टर लेके चलूं तो हर केस में ईथर का ज्यादा होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई एक फैक्टर और है जो बॉइलिंग पॉइंट को इस केस में अफेक्ट करेगा। अब हम करेंगे उसको, लिखिए वाई द, क्वेश्चन क्या है, वाई द हायर एल्केन्स, वाई द हायर एल्केन्स, हायर एल्केन में लिख देना स्टार्टिंग फ्रॉम ब्यूटेन, ब्यूटेन से ही हमने देखा था ना,
starting from butane, why the higher alkane have higher boiling point than comparable ethers. Okay, दो जबकि दो ethers are polar and alkanes are non polar. ठीक है, देखो भाई इसका आंसर कैसे फॉर्मुलेट करेंगे। इसका आंसर जब हम फॉर्मुलेट करेंगे तो इसमें लिखेंगे कि भाई नंबर 1, एज द साइज ऑफ ether increases, dipole moment decreases drastically. क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन बॉन्ड एंगल में इंक्रीमेंट होने के कारण। तो भाई डाइपोल मोमेंट जो ना इतनी नहीं बढ़ रही है, वो वाला फैक्टर अब जो ना थोड़ा सा कमजोर पड़ गया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि भाई ईथर्स आर, और इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, ईथर्स आर लेस सिमेट्रिकल, देन एल्केन। इसका मीनिंग क्या है ये देखेंगे भैया। और जो ज्यादा सिमेट्रिकल होगा ना उसके मॉलिक्यूल अच्छे से सेट हो जाएंगे, चाहे वो लिक्विड स्टेट हो या फिर आपकी सॉलिड स्टेट हो, किसी भी स्टेट में। हालांकि लिक्विड के अंदर मोशन होती है, लेकिन वही बड़े मॉलिक्यूल है ना, बड़े मॉलिक्यूल हैं तो लिक्विड स्टेट में भी एक दूसरे के साथ में अच्छी खासी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रखेंगे। देखो भाई यहाँ पे CH3 CH2O CH2 CH3 लाइक दिस। अगर मैं इसको एग्जैक्टली बनाना चाहूँ तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, CH3 ऐसे नीचे गया, CH2, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से जाएगा, है ना, लाइक दिस, CH2 और ये CH3। ये बॉन्ड एंगल अलग है, ये बॉन्ड एंगल अलग है, ये वाला दिस बॉन्ड एंगल और ये वाला जो बॉन्ड एंगल, ये दोनों के दोनों डिफरेंट होंगे। ओके, हो सकता है ये थोड़ा सा ऐसे हो, ये थोड़ा सा ऐसे हो। इन दोनों का अगर हम कंपेयर करें, ये वाला और ये वाला, तो कौन सा बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा भाई बताइए। एक बॉन्ड एंगल है कार्बन ऑक्सीजन कार्बन और एक बॉन्ड एंगल है ऑक्सीजन कार्बन और कार्बन, बता। हाँ, ये बॉन्ड एंगल ज्यादा होना चाहिए। देखते हैं, इसको मैं बॉन्ड एंगल 1 कर देता हूं, ये बॉन्ड एंगल 2 है। बॉन्ड एंगल 1 अकॉर्डिंग टू यू मस्ट बी ग्रेटर देन बॉन्ड एंगल 2। अब देख लेते हैं जो थ्योरी कहती है वो। यहाँ पे ये अपना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोनों के बीच का, ठीक है, और यहाँ पे ये है और ये, चलो इधर वाला ही कंसीडर कर लेते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों के बीच में रहते तो भाई ये बताओ एक दूसरे से, अब यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में तो ये नहीं रहेंगे, ये ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा रहेगा, ऐसे रहेगा कि नहीं, ऑक्सीजन की तरफ जैसे जैसे ये जाएगा ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे इनका रिपल्सन बढ़ जाएगा, ठीक है ना, इनका रिपल्सन बढ़ चुका है, तो भाई ये तो एक्सपेंड होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इसकी तरफ है, किसकी तरफ है, इसकी तरफ आएगा, नहीं आएगा, ये बीच में रहेगा। कार्बन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ये बिल्कुल बीच में, पूरी थोड़ा सा उधर चला गया। तो अब देखो इसका और इसका इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्सन है शेयर्ड पेयर और शेयर्ड पेयर का, वो ज्यादा नहीं है, तो ये जो एंगल है ये स्क्वीज हो सकता है, ऐसे स्क्वीज हो सकता है, तो ये बॉन्ड एंगल कम होना चाहिए, तो ये बॉन्ड एंगल कम है। ओके, समझ में आ गया, दिस बॉन्ड एंगल इज स्मॉलर देन दिस वन। लेकिन
जो हमारा एल्केन होगा लाइक दिस CH3, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, लाइक दिस जिगजैग चैन होती है। ओके बेटा, ऑल द बॉन्ड एंगल आर ऑलमोस्ट सेम। तो दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा इसकी विसिनिटी में वो भी ऐसे ही होगा, तीसरा जो मॉलिक्यूल होगा वो भी ऐसे ही होगा, है ना। साइज काफी बढ़ चुका है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना, काफी अच्छे से सेट हो गए। लेकिन ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होने की वजह से, और वो अनसिमेट्रिकल जो नेचर है कहां से आई, ड्यू टू डिफरेंस इन बॉन्ड एंगल्स। ओके, तो ये अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा। एक मॉलिक्यूल ये है तो हो सकता है दूसरा मॉलिक्यूल थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे ऐसे चला जाए ऊपर, इधर से ऐसे, क्योंकि वो सेट ही नहीं हो पाए, इसके अंदर प्रॉब्लम है उसको, है ना। तो इसके अंदर यहाँ पे एक पॉइंट आप क्या लिखोगे, आपने सिमेट्री वाला तो लिख दिया, व्हेन सिमेट्री इंक्रीजेस देन molecules are closely packed। ये बात आपको लिखनी पड़ेगी, closely packed। so boiling point increases। ये बात थी यहाँ पे इंपॉर्टेंट। अब क्या बच गया, कौन सी प्रॉपर्टी बची, डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो भाई डेंसिटी में आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि ये वाटर से तो हल्के होते हैं डेंसिटी में, ऑल ईथर्स आर हैविंग लेस डेंसिटी देन H2। तो जब भी बीकर में दोनों को मिलाया जाएगा तो वो ईथर रहेंगे ऊपर और नीचे कौन रहेगा, पानी, नीचे पानी रहेगा, दिस इज H2 और ईथर यहाँ पे रहेंगे। ओके, ईथर्स आर हैविंग लेस डेंसिटी देन H2। इसमें ये पॉइंट नोट डाउन कर सकते हो। चलिए यहाँ पे हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप डेफिनेटली आंसर कर सकते हो। ओके, अपने नोट्स में मेंशन कर लो सारे पॉइंट। क्या बेटा, डेंसिटी में डेंसिटी ऑफ ईथर इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। पानी से हल्के होते हैं सारे के सारे ईथर, ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर लो, डेंसिटी ऑफ ईथर इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे भाई, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, ईथर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में बेटा हम इसको चार सेक्शन में डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो जैसे ये एक ईथर है, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, CH3OCH3। पहली जो रिएक्शंस होंगी, यहाँ पे दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, केवल ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के कारण, इसको बोलते हैं ईथर का ऑक्सीजन है तो ये इथ्रियल ऑक्सीजन होता है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू दिस, पहला पार्ट। दूसरा, ये जो बॉन्ड है ना ऑक्सीजन और कार्बन वाला, ये पोलर बॉन्ड है, थोड़ा सा टूटने का इच्छुक है, यहाँ पे टूट सकता है, वीकर बॉन्ड है ना। तो दूसरी जो प्रॉपर्टी होंगी हमारी, दूसरी जो प्रॉपर्टी होंगी वो होंगी ऑक्सीजन और कार्बन के बॉन्ड का ब्रेकेज, ये वाली प्रॉपर्टीज। तीसरी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, जिसमें ये वाला ग्रुप भी ऐड हो जाए, यानी कि प्रॉपर्टी ड्यू टू एल्काइल पार्ट, ये हम स्टडी करेंगे एल्काइल पार्ट। और चौथी जो प्रॉपर्टी रहेंगी वो रहेंगी आपकी एरोमेटिक ईथर की, जो कि स्पेशली हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, हालांकि इनमें भी हम डिस्कस करते जाएंगे एरोमेटिक ईथर को, लेकिन फोर्थ वन रहेंगी ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस, ESR। तो हम प्रॉपर्टी नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखा है यहाँ पे, रिएक्शन ऑफ दिस पार्ट, ठीक है, इन ईथर। आप बोल सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो आप मुझे ये बता दो बेटा, ये नेचुरली क्या होगा, लेविस एसिड होगा या लेविस बेस, लेविस बेस
इट इज लेविस बेस, लेविस बेस होगा भाई। तो ये बेस के साथ तो जल्दी रिएक्ट नहीं होगा। अगर एक्चुअल में देखा जाए ना ईथर्स, दे आर वेरी अनरिएक्टिव कंपाउंड, इतने ज्यादा अच्छे खासे रिएक्टिव नहीं है, न्यूट्रल टाइप में ही माने जाते हैं। ओके, जैसे कि आपके एल्केन्स होते हैं ना, एल्केन किसी से रिएक्ट नहीं करना चाहते क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है तो पोलर है, ठीक है, और वो बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग भी है भाई। सो इन द सेम वे वी कैन से कि ईथर आर वेरी न्यूट्रल टू बेस, है ना। एसिड को भी न्यूट्रल, एसिड की तरफ भी न्यूट्रल होते हैं लेकिन डाइल्यूट हो थोड़े से, है ना, डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में कुछ जो आपके रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं, है ना, जैसे LiAlH4, उनके साथ भी इवन रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये क्या देखा गया कि ईथर आर रिलेटिवली लेस रिएक्टिव इन नेचर। ओके, लेकिन फिर भी उनकी रिएक्शंस होती हैं कुछ कंडीशंस में। चलो भाई करवा के देखते हैं। तो इसमें पहली कैटेगरी में पहली रिएक्शन जो होगी, रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक, और वो भी कंसंट्रेटेड एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड जैसे आपका हो सकता है HCl, आपका हो सकता है H2SO4 जो हम लेते हैं नॉर्मली, है ना, H पॉजिटिव आयन जो इजीली देते हैं। यहाँ पे जब ये ईथर इस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, कोल्ड में ही रिएक्ट कर लेता है, कंसंट्रेटेड है भाई, H पॉजिटिव आयन जो ना खूब भर भर के दिए हुए हैं। ओके, तो क्या प्रोडक्ट बनने चाहिए आपके, ये HCl तो H पॉजिटिव आयन दे देगा और ये Cl नेगेटिव आयन दे देगा, है ना। तो ये H पॉजिटिव कहां पे जाके अटैक करेगा बताइए, H पॉजिटिव का स्थान कहां पे है, H पॉजिटिव का स्थान है यहाँ पे। तो ये H पॉजिटिव अगर यहाँ आ गया फिर उसके बाद में तो यहाँ से जा सकता है एज ए CH3 पॉजिटिव, और CH3 पॉजिटिव। कहने का मीनिंग ये है कि एक पार्ट तो आपका एल्कोहल बनाएगा और दूसरा पार्ट एल्काइल हैलाइड, एक पार्ट एल्कोहल बनाएगा और दूसरा एल्काइल हैलाइड बनाएगा। ओके, सिमिलरली ये वाला कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, ये H पॉजिटिव आयन देगा और HSO4 नेगेटिव बनाएगा। ओके, इसमें से H पॉजिटिव निकालना थोड़ा सा मुश्किल है भाई, क्योंकि जब वो कोल्ड है, ठीक है, हमने उसको कोल्ड किया, रूम टेम्परेचर पे नहीं है, तो ये H पॉजिटिव आयन तो यहाँ पे चला गया, CH3OH बना देगा, और ये वाला पार्ट क्या करेगा, CH3OSO3H ये बनाएगा। नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए इसको। CH3O CH3 दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसके साथ में H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव, ठीक है। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा क्या बनेगा, CH3O CH3, ये अब किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर। दिस इज व्हाट, दिस इज ऑक्सोनियम सोल्ट, दिस इज ऑक्सोनियम आयन है भाई, कैटायन। और भाई आपको एक चीज और बता देता हूं, H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये भी आयन पेयर में एग्जिस्ट करता है, आयन पेयर। यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई H पॉजिटिव आयन काफी दूर घूम रहा है, Cl नेगेटिव काफी दूर घूम रहा है, नहीं, दे आर वेरी नियर टू ईच अदर, ये भी आयन पेयर में घूमता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये है कि इसके अंदर जो क्लोजनेस होती है ना, दैट इज वेरी वेरी नियर टू ईच अदर। ये जो डिस्टेंस है ये काफी पास में है, लेकिन इसके अंदर ये जो डिस्टेंस है इट इज वेरी लार्ज। आयन पेयर में ये भी है। तो ये क्या है, जैसे ये H पॉजिटिव आयन यहाँ पे जुड़ेगा, एक्चुअल में होता है जब इसका मैकेनिज्म आएगा ना तब ये चीज समझ में आएगी। ये क्या है, इसके साथ में हाईली अटैच्ड है, जुड़ गया, साथ में यही आसपास में कहीं बैठा हुआ है HSO4 नेगेटिव, तो इसमें ये कंपाउंड बनेगा। ये जो हमने बनाया है ना ये वाला कंपाउंड, ये इसमें ऐसे करो इसको, ये वाला कंपाउंड ऐसे बनेगा, ठीक है, डाई मिथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट,
डाई मिथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये कंपाउंड का नेम है, ठीक है, ईथर का। तो ये क्या है, क्या ये एक सॉल्ट है, क्या ये एक सॉल्ट है, बताओ भाई। एक तरफ बेस है, एक तरफ एसिड है, दोनों से मिलके कंपाउंड बना है, तो डेफिनेटली वो एक सॉल्ट ही होगा। केवल ये वाली रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस आपस में मिलके केवल सॉल्ट बना रहे हैं, नहीं तो साथ में क्या निकलता है, एटलीस्ट वाटर। तो इसमें H2O रिलीज नहीं होगा, ओके, इसमें H2O रिलीज नहीं होगा। नेक्स्ट कैटेगरी जो आएगी बेटा, अब हमने किसके साथ रिएक्शन हो चुकी है हमारी, ईथर की और इनऑर्गेनिक एसिड की। अब एसिड और भी है भाई, एसिड हमारे और भी हैं जो कि काफी वीक एसिड होते हैं हालांकि वो, एंड दोज आर लेविस एसिड। लेविस एसिड ऐसे एसिड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है, जैसे आपका BF3 हो गया, बोरोन के पास में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है इसके अराउंड, 2 ये 2 ये और 2 ये। इट वांट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेना चाहेगा। AlCl3 सेम, FeCl3 सेम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सेम। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कैसे भाई, RMgX, RMgX, ये भी एक लेविस एसिड है। अब देखते हैं कैसे 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 इसकी रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले हम किससे BF3 से करवा देते हैं, CH3O CH3 प्लस BF3। तो इसमें क्या होता है, एक लोन पेयर, क्या कोई भी मॉलिक्यूल 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा दे सकता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल को, नहीं दे सकता, क्योंकि जैसे ये ऐसे होते हैं बेटा, लाइक दिस, है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल में है वो, हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो किसी एक डायरेक्शन से इसको देगा, ओके। तो मान लीजिए कि वो ऐसे दे देगा, तो क्या कंपाउंड बनेगा, CH3O CH3, और ये ऐसे करके शो करेंगे बेटा। एंड दिस टाइप ऑफ कंपाउंड आर कॉल्ड एडक्ट, एडक्ट बोलते हैं इसको, क्या बोल सकते हो, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है उसकी वजह से एक कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक है, या फिर डायरेक्टली हम इसको बोल सकते हैं एडक्ट बनेगा। AlCl3 में सेम, FeCl3 में सेम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में देखते हैं भाई। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में देखो भाई, RMg और ये X, OR डैश ले लो, OR डैश, OR डैश ले लो, OR डैश। ये जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इससे ले सकता है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर इससे, यानी कि एक्सटेंसिव कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, ओके। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज हाईली सोल्यूबल इन ईथर्स, क्योंकि ये कंपाउंड बन गया ईथर के साथ में, तो वो मीडियम के अंदर छुप गया, जाके डिसॉल्व हो गया, है ना, सॉल्वेंट ने उसको अपने अंदर ले लिया, अपने बल्क में ले लिया, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, ओके। इट इज हाईली सोल्यूबल इन ईथर, इट इज हाईली सोल्यूबल इन ईथर। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि भाई RMgX को अगर मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 में डिजोल्व करना चाहूं, डिजोल्व नहीं होगा, डिजोल्व नहीं होगा। लेकिन अगर मैं वहीं पे ट्राई एल्काइल एमाइन ले लेता हूं तो फिर ये डिजोल्व हो जाता है। RMgX इसमें डिजोल्व नहीं होगा, लेकिन अगर मैं ये कैटालिटिक अमाउंट ले लूं जैसे R3N की, तो उसमें डिजोल्व हो जाता है ना। विद दिस इट इज डिजोल्वेबल। क्यों? क्योंकि ये देखो भाई बेस है, ये इसके साथ कंपाउंड बनाएगा, अब वो कंपाउंड इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा, ओके। दोनों की अच्छी खासी अमाउंट लेंगे, किसकी, कंसंट्रेटेड H2SO4 की भी। RMgX बेंजीन के साथ, बेंजीन में, प्योर बेंजीन में डोंट डिजोल्व, लेकिन R3N टाइप का अगर कंपाउंड ऐड कर देंगे
तो फिर उसके बाद में डिजोल्व हो जाएगा। तो मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इसमें भी प्रिपेयर कर सकता हूं। अभी चल रही है, बस खत्म होने वाली है, थोड़ी देर में खत्म करते हैं, ठीक है बेटा। तो जब RMGX डिजोल्व नहीं होगा ना, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर एक ऑर्गेनिक बेस ऐड कर देंगे, तो डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा, राइट। ऑर्गेनिक बेस में आपका इवन ईथर भी हो सकता है, ईथर अगर डाल दिया तो डेफिनेटली फिर तो उसको डिजोल्व कर ही लेगा। तो ये जो कंपाउंड बन रहे हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अगली रिएक्शन में। रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO क्लीवेज, CO बॉन्ड का क्लीवेज करवाएंगे। तो इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी में आएगी बेटा रिएक्शन विद हैलोजन एसिड, फिर ये कंसंट्रेटेड, फिर ये H2SO4 देखेंगे, इवन ये वाला पार्ट हम कर चुके हैं H2SO4 वाला। फिर उसके बाद में रिएक्शन विद PCl5, एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, ये 4 कैटेगरी को हम स्टडी करेंगे। तो पहली कैटेगरी ले लेते हैं रिएक्शन विद HX, ये है आपका ईथर CH3, चलो ऐसे करके ले लेते हैं ROR प्लस में HX। क्या प्रोडक्ट बनने चाहिए, क्या प्रोडक्ट बनने चाहिए, दिस इज हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड में HI, HBr और HCl ले सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे सबसे ज्यादा होगी, HI की सबसे ज्यादा, क्योंकि ये बॉन्ड टूटना है भाई, इजिली अगर टूट जाएगा तो H पॉजिटिव भी आ सकता है, I नेगेटिव भी इजिली जा सकता है। तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे, H पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, तो अब जो है एक अल्कोहल बन गया, दूसरा क्या बन जाएगा, अगर वो HI है तो RI बन जाएगा, RX लिख लो। दिस इज जनरल रिएक्शन, नोट डाउन करो, फिर इसके बाद में इसका मैकेनिज्म करवाते हैं। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है बेटा इसका, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड में मैकेनिज्म, ओके। तो जब भी आप एसिड इसमें ऐड कर रहे हैं तो सबसे पहले तो H पॉजिटिव आयन क्या करेगा, उसको प्रोटोनेट करेगा भाई, है ना। तो फर्स्ट स्टेप 1 क्या रहेगा, प्रोटोनेशन, आप लिख सकते हो प्रोटोनेशन। और ये क्या होना चाहिए, ये आपका फास्ट होना चाहिए या फिर स्लो, इट इज वेरी फास्ट रिएक्शन। प्रोटोनेशन जो होती है फास्ट है भाई, ROH और R, ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे ये बन गया आपका ऑक्सोनियम आयन। जब भी ऑक्सीजन के ऊपर 3 बॉन्ड होंगे और तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दैट इज ऑक्सोनियम आयन। यहाँ पे अगर मैं इसको देखना चाहूंगा तो ये होगा डाई एल्काइल ऑक्सोनियम आयन, दिस इज डाई एल्काइल ऑक्सोनियम आयन, ठीक है भाई। प्रोटोनेशन हो गया, फिर क्या करें, नंबर 2 में आ जाइए। जब आपका प्रोटोनेशन हो चुका है, ये वाला मॉलिक्यूल बनकर तैयार हो गया भाई, RORH और ये पॉजिटिव चार्ज, इट इज ए ऑक्सोनियम, ऑक्सोनियम आयन है तो ये कैटायन ही, कैटायन है तो ये क्या है भाई, इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा भाई, है ना, इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा, इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल है। यहां पे दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे है भाई, दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे है, तो क्या होगा, एक काम करो, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, I और ये H, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और यहां से ये H पॉजिटिव आयन रिलीज हो जाएगा, क्या बनेगा, नहीं 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 नहीं, पहला स्टेप हो गया प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन के बाद में
क्या होना चाहिए भाई प्रोटोनेशन होने के बाद? हाँ, न्यूक्लियोफिलिक अटैक तो बेटा कर ही नहीं सकता। जैसे एच पॉजिटिव आयन और आई नेगेटिव उसके ऊपर नहीं करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल नहीं है अभी, न्यूक्लियोफाइल नहीं है ये अभी। अब मुझे ये बताओ कि इसके अंदर सबसे मतलब जो वीकेस्ट बॉन्ड है वो कौन सा है? अब इसके अंदर सबसे वीकेस्ट बॉन्ड ये है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? आर ओ एच, अगर मैं चलो पूरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, आर ओ ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये आर है और ये एच है, राइट। एक एच आई यहाँ पे यूज हो गया, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आर ओ एच एल्कोहल और प्लस में, क्योंकि भाई ये वाला ये तो अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, प्लस में आर पॉजिटिव बन सकता है? नहीं भाई ना, गलत है, मुझे देखना पड़ेगा एक बार। पहला स्टेप ठीक है, प्रोटोनेशन हो गया। ये जो प्रोटोनेशन हुआ है ना बेटा, ये जो प्रोटोनेशन हुआ है, तो यहाँ पे आप ऐसे मत दिखाओ H पॉजिटिव आयन के साथ। जब इसका प्रोटोनेशन होगा तो ये हो गया प्लस में आई नेगेटिव, ये वाली हम गलती कर रहे थे, आई नेगेटिव को पिक्चर से गायब कर रहे थे हम, ठीक है ना। अब ये आई नेगेटिव क्या करेगा ये देखो, नेक्स्ट में इतना होने के बाद, क्योंकि अभी बीकर में ये है, क्या लिखेंगे हम नेक्स्ट में? न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय आई नेगेटिव, ये होगा। ये वहां पे लिखा होता तो शायद याद आ जाता मुझे, प्लस आर ओ आर और ये एच और ये है पॉजिटिव इसके अंदर। अब एक बात यहाँ पे सोचने योग्य ये है कि ऑक्सीजन जो है ना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और दूसरा ऑक्सीजन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड से बहुत ही ड्रेस्टिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा बेटा। तो ये सेंटर जो है ना यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव बनना शुरू हो जाएगा। जैसे ही डेल्टा, क्योंकि देखो इस ऑक्सीजन के ऊपर तो ये अटैक नहीं कर सकता भाई, क्योंकि ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, राइट। तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा यहाँ पे, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से इसको मिलने लगेगी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से ये छोड़ देगा, इसके पास छोड़ देगा, तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ऐसे निकल जाएगा, ROH, रिलीज ऑफ ROH। तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये बना देगा आपका, और आपको इसमें क्या दिख रहा है, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, एक तरफ से बॉन्ड बन रहा है, दूसरी तरफ से बॉन्ड टूट रहा है, तो ये क्या है, SN1 है या SN2? इट इज नो, क्योंकि दो रिएक्टेंट है ना बेटा, तो ये SN2 है, बाई मोलिकुलर। अगर ये SN1 होती तो फिर कार्बोकेटाइन बनता, लेकिन कार्बोकेटाइन इसमें बनेगा, लेकिन किस कंडीशन में बनेगा वो भी मैं बताऊंगा। अभी प्रेजेंट में आप क्या करोगे, इसको आप करोगे कि यहां से SN2 अटैक है भाई, ये SN2 अटैक, तो क्या बना देगा आपका, ये बना देगा RI और प्लस में ROH, ये है भाई इसका मैकेनिज्म।
न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ओके, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, RI और ROH बन गया। ओके, इस तरीके से अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल बना। तो यहाँ पे जो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा वो लिखो। यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई R जो ईथर का जो पार्ट है ना R, अगर ये प्राइमरी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। ठीक है, और अगर R हमारा टर्सरी है, अगर R हमारा टर्सरी है तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा। ये इसमें पूछा जा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैंने बताया कि भाई HI की रेट ऑफ रिएक्शन HBr से और फिर HCl से ज्यादा होंगी, क्योंकि यहाँ पे देखो भाई जब ये इसके ऊपर अटैक कर रहा है तो रिलीज ऑफ I नेगेटिव, इट मस्ट बी है। I नेगेटिव के अंदर दोनों प्रॉपर्टी हैं, कौन सी? इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ओके, और भाई हेलोजन फैमिली से है तो न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा होना चाहिए, है ना? न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, गुड न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। लेकिन पहला स्टेप कौन सा हो रहा है? पहला स्टेप हो रहा है हमारा रिलीज ऑफ I नेगेटिव, तो इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन पहले ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, इसीलिए ये ऑर्डर है। ठीक है ना? सेकंड में यहाँ पे ये एज ए न्यूक्लियोफाइल है भाई, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है। ओके, यहीं तक करेंगे बस, आप आगे मैकेनिज्म तक ही करेंगे। ठीक है बेटा, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? इसके मैकेनिज्म से जो भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन ले लेंगे एक एक करके।